नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। आइए स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। चक्रवाती तूफान दाना आज शाम से रात तक गंभीर रूप ले सकता है। दाना तूफान को लेकर 5 राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा खतरा इस तूफान का माना जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि आज ओडिशा तट से यह तूफान टकरा सकता है। कोलकाता से आज शाम से सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। 150 से ज्यादा ट्रेन को कैंसिल किया गया है। 5 राज्यों में एनडीआरएफ की 56 टीमों की तैनाती की गई है। इसके अलावा ओडिशा में 10 लाख लोग सुरक्षित जगहों पर भेजे गए हैं। ओडिशा में 6000 राहत शिविर भी बनाए गए हैं। सभी स्कूल कॉलेजेस ओडिशा में कल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं और पश्चिम बंगाल में 26 अक्टूबर तक स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। तो देखिए, दाना तूफान की दहशत और इसको लेकर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है और इसी के साथ ही इसका जो असर है वो भी अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ये बड़े ऐलान किए गए कि स्कूल बंद रहेंगे, ओडिशा तट से आज तूफान टकरा सकता है, ऐसे में इसका असर फ्लाइट्स पर भी देखने को मिल रहा है। कोलकाता से आज शाम से सभी फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। ट्रेन पर भी इसका असर, 150 से ज्यादा ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। 56 टीमों की तैनाती की गई है और इसी के साथ ही 10 लाख लोगों को विस्थापित किया गया है, सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तो चलिए, दाना तूफान की दस्तक से पहले 10 बड़ी और महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं। 5 राज्यों में तूफान के असर पड़ने की आशंका जाहिर की गई है। दूसरी बड़ी बात, ओडिशा, बंगाल, आंध्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ पर इसका असर हो सकता है। आज रात से कल सुबह तक ये तूफान टकराएगा। कोलकाता एयरपोर्ट शाम 6 बजे से कल सुबह 9 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। दक्षिण बंगाल में 150 से ज्यादा ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 14 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ ने 5 राज्यों में 56 टीमों की तैनाती की है। समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। अभी तक 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। तो इस तरीके से इस दाना तूफान का असर देखने को मिल रहा है और ग्राउंड पर देखिए किस तरीके से तैयारी की गई है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा, हुगली, झारग्राम, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, बाकुंडा में इसका असर देखने को मिल सकता है। ओडिशा के भद्रक, बालासोर और ऐसे ही कई और जिले हैं जिन पर असर दाना तूफान का देखने को मिल रहा है। पूरी, कटक, जगत सिंहपुर और खुर्दा, ये ओडिशा के जिले जहां पर दाना तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई राहत शिविर यहां पर बनाए गए हैं ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा सके, विस्थापित किया जा सके। कुछ ऐसे इलाके जो बहुत ज्यादा संवेदनशील है, जहां पर इस तूफान का खतरा बहुत ज्यादा है, उन इलाकों से लोगों को दूर जाने के लिए कह दिया गया है। राहत शिविर बनाए गए हैं। तो इस तरीके से दाना तूफान की जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा हो सकती है, उसका असर बहुत ज्यादा पड़ सकता है। तो इसकी संभावना को जताते हुए प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है और तैयारियां किस तरीके से ग्राउंड जीरो पर की जा रही हैं, उसकी तस्वीरें आपने देखी और ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि ओडिशा में तूफान से निपटने की क्या तैयारी। एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर 10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। संवेदनशील इलाकों में 288 बचाव दल को तैनात किया गया है। करीब 6000 राहत शिविर बनाए गए हैं ताकि लोगों को वहां पर शिफ्ट किया जा सके। 27 अक्टूबर की सिविल सेवा परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा नंदकानन चिड़ियाघर बंद रहेगा, जहां पर पर्यटक घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो उसको भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। तो देखिए, दाना तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पड़ने की आशंका है। तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ ही भारी बारिश की चेतावनी है। अब आपको दिखाते हैं कि इस तूफान से निपटने के लिए आखिर क्या क्या तैयारी की गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। श्रद्धालुओं से भरा रहने वाला पुरी जगन्नाथ मंदिर परिसर में गिनती के लोग नजर आ रहे हैं। यह बंगाल की खाड़ी से उठे साइक्लोन दाना की तूफानी रफ्तार का असर है, जिसे देखते हुए 25 अक्टूबर तक पुरी जगन्नाथ मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं से पुरी न आने की अपील की जा रही है। हालांकि अभी भी कई श्रद्धालु दूर दूर से पुरी पहुंच रहे हैं। बहुत रिस्ट्रिक्शन है, उसको हम लोग पालन करते हुए यहाँ पे आ गए। दाना तूफान है, इसकी वजह से ट्रेन में पैसेंजरों में काफ़ी दहशत थी, तो लेकिन ये साइक्लोन के डर से सब बेचारे वापस चले जा रहे हैं और हम लोग आज निकल जाएंगे, बट थोड़ा सा दहशत भी मन में है।
कोई दिल्ली से आया है तो कोई पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से। लेकिन ओडिशा के शासन प्रशासन और पुरी जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी से लगता समुद्र अशांत है। लहरों की ऊंचाई हर बदलते पल के साथ ऊंची हो रही है। समंदर के किनारे हो रहा अनाउंसमेंट संदेश दे रहा है कि आने वाला वक्त समुद्र से सटे ओडिशा के लिए कितना भारी रहने वाला है। पुरी समेत ओडिशा के तमाम जिलों में मछुआरों को समुद्र में जाने से रोका जा रहा है। पुरी में दर्जनों नाव तट पर ही खड़ी। दाना तूफान 24 अक्टूबर की आधी रात को ओडिशा की समुद्री तट से टकराएगा, लेकिन समुद्र से सटे इलाकों में मौसम का मिजाज अभी से बदलने लगा है। हवा की रफ्तार बढ़ने लगी है तो आसमान में बादल उमड़ रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दाना समुद्री तट को हिट करेगा। तेज हवाओं के साथ 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है। तूफान का लैंडफॉल ओडिशा के धामरा पोर्ट के पास होने की आशंका जताई जा रही है। Likely to cross North Odisha and West Bengal. Anticipating this time of landfall could be between 24th midnight to early morning of 25th. Anticipated wind speed is around 100 to 110 km, gusting up to 120 km per hour. Fall amounting 7 to 20 centimeter. मौसम विभाग का अनुमान है कि दाना तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा के पुरी से लेकर पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों पर पड़ेगा। ओडिशा के 14 जिलों में 23 से 25 अक्टूबर यानी 3 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में 23 से 26 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। तूफान से निपटने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ और ओडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमों की तैनाती की जा रही है। देर रात वायुसेना के विमान के जरिए एनडीआरएफ की 7वीं बटालियन की 5 टीमों ने भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर लैंड किया। ओडिशा में एनडीआरएफ की 20 टीमों की तैनाती की गई है। इसको देखते हुए उड़ीसा में 20 टीमों की तैनाती की गई है। बंगाल में 13 टीमें तैनात की गई हैं और 4 टीमें हमारी वहां पर मौजूद हैं रिजर्व में। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी हमने टीम को तैनात किया हुआ है। झारखंड में 9 टीमें तैनात हैं। जो स्टेट से डिमांड आया है, हमारे पास कुल 45 टीमों का डिमांड आया है। एनडीआरएफ के साथ ही इंडियन कोस्ट गार्ड की टीमें भी मुस्तैद हैं। ओडिशा में 250 राहत केंद्र तैयार किए गए हैं। 500 से ज्यादा अस्थायी तूफान आश्रय स्थल तैयार किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है, ताकि तूफान के वक्त किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। इसके अलावा सभी जिलों में खाद्य सामग्री भी भेजी जा रही है। Preparations are all on in full swing over there, and we are basically just going to go there and oversee and ensure that everything goes off smoothly. Officers are deployed in the various districts, as well as we are also going and monitoring everywhere. तूफानी स्पीड से ओडिशा की तट की ओर बढ़ रहे दाना साइक्लोन ने अभी से ट्रेन की स्पीड पर ब्रेक लगा दी है। भारतीय रेलवे ने तूफान को देखते हुए 150 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया है। यह आदेश 25 अक्टूबर तक लागू रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यूपी उपचुनाव की, जहां लखनऊ में अखिलेश यादव ने बैठक की। पार्टी नेताओं के साथ 2 घंटे तक ये बैठक चली। यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। सीट शेयरिंग को लेकर अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि सभी 9 सीटों पर लड़ेगा इंडिया गठबंधन। साइकिल के सिंबल पर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। तो देखिए, ये बड़ा ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से किया गया कि सभी 9 की 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा और साइन होगा, सिंबल होगा समाजवादी पार्टी का, यानी कि साइकिल का सिंबल होगा जिस पर चुनाव लड़ेगा इंडिया गठबंधन। एक्स पर पोस्ट करते हुए देखिए अखिलेश यादव ने कहा कि बात तो सीट की है ही नहीं, बात है जीत की, और इंडिया गठबंधन जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये बड़ा दावा अखिलेश यादव की तरफ से किया गया और आत्मविश्वास जो है उनके इस पोस्ट के जरिए देखने को मिला कि जो 9 सीटों पर यूपी में चुनाव होना है उसमें इंडिया गठबंधन एकजुटता के साथ चुनाव लड़ता नजर आएगा और सिंबल होगा समाजवादी पार्टी का, यानी कि साइकिल का चुनाव चिन्ह।
चलिए आगे बढ़े। अब महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में आज अहम बैठक होनी है। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर यह बैठक होगी। अमित शाह से महायुति के नेता मुलाकात करेंगे और बैठक में एकनाथ शिंदे और फडणवीस शामिल होंगे। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो सभी की नजर रहेगी इस मीटिंग को लेकर। महाराष्ट्र को लेकर जो दिल्ली में आज एक अहम बैठक होनी है, महायुति में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर यह मीटिंग होगी। अमित शाह से महायुति के बड़े नेता मुलाकात करेंगे। अब देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की यानी कि एमवीए ने सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो तय कर लिया है। गठबंधन की तीनों ही पार्टियां यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर चर्चा भी चल रही है, जबकि 18 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ दी गई हैं। यानी कि देखिए, ये जो फॉर्मूला है सीट शेयरिंग का, ये महाविकास आघाड़ी ने तय कर लिया है और इस फॉर्मूले के मुताबिक जो गठबंधन की तीनों ही बड़ी पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, कांग्रेस हो या फिर शरद पवार की एनसीपी, तीनों पार्टियां 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 15 सीटें अभी भी ऐसी हैं जिन पर चर्चा चल रही है, जिन पर फॉर्मूला तय नहीं किया गया है और इन पर अभी बात बनना बाकी है। आगे बढ़ते हुए देखिए, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 56 सीटों के लिए अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे एक बार फिर से मुंबई की वर्ली से चुनाव लड़े। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे एक बार फिर से वर्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2019 में आदित्य ने यहीं से डेब्यू किया था। एक बार फिर पार्टी ने वहीं से टिकट दिया। शाम 7 बजे महाविकास आघाड़ी के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उससे ठीक पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना यू, कांग्रेस और एनसीपी एस के नेता मौजूद रहे और तीनों ने 85-85 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी, इतना भी आपको अवगत कराता हूँ। तीनों दलों ने 85-85 सीटें बांटी हैं, मतलब 288 में से 255 सीटों पर सहमति बन गई है। बाकी जो 33 सीटें हैं उनमें से 18 सीटें इन तीनों के अलावा जो बाकी सहयोगी दल हैं उनमें बांटी जाएंगी। इसके अलावा जो 15 सीट बच रही हैं उस पर चर्चा जारी है। महाराष्ट्र के सबसे रसूखदार सियासी ठाकरे खानदान से अब एक और ठाकरे चुनावी मैदान में हैं। हम बात कर रहे हैं अमित ठाकरे की, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस चीफ राज ठाकरे के बेटे हैं। एक विधानसभा सीट वाली एमएनएस को अमित ठाकरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। महाराष्ट्र की सियासत में सबसे मजबूत गिने जाने वाले ठाकरे ब्रांड ने चुनावी पिच पर नया प्लेयर लॉन्च कर दिया है। नाम है अमित ठाकरे। अमित ठाकरे का चुनाव मैदान में उतरना राज ठाकरे के परिवार के लिए बड़ा मौका है। इसीलिए आरती की गई और बड़ों ने विजय श्री का आशीर्वाद दिया। राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को राजनीति में तो 2020 में ही उतार दिया था, लेकिन चुनावी मैदान में कब उतारेंगे भी या नहीं, तब इसका हल्का सा भी अंदाजा नहीं लगने दिया था। लेकिन अपने फैसलों से हैरान करते रहे राज ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की, उसमें अमित ठाकरे का नाम दूसरे नंबर पर है। आत्मविश्वास खूप आहे, पण ते लिस्ट मध्ये नाव आल्यावर मला थोडा पोटात गोळा आला। आता मला कळलं की आयुष्य चेंज होणार, म्हणजे जसं मी आधी वावरायचो तसं वावरू नाही शकणार किंवा काय, जो फ्रीडम होता तो जाणार आहे। खास बात ये, बाला साहेब ठाकरे के परिवार से चुनावी मैदान में उतरने वाले के तौर पर भी अमित ठाकरे दूसरे ही नंबर पर हैं। उनसे पहले ठाकरे परिवार के सिर्फ एक सदस्य ने चुनाव लड़ा, वो हैं आदित्य ठाकरे, जिनके पिता की पार्टी के लिए चाचा राज ठाकरे की पार्टी इस बार बड़ी चुनौती बन सकती है। बता दें कि राज ठाकरे ने अमित ठाकरे को चुनाव में उतारने की तैयारी तो की थी, लेकिन अमित ठाकरे के लिए विधानसभा क्षेत्र अंतिम नहीं हो रहा था। सोमवार की सुबह एमएनएस के नेताओं ने माहिम विधानसभा क्षेत्र का रिपोर्ट राज ठाकरे के सामने रखा और उसके बाद अमित ठाकरे के नाम की घोषणा हुई। चुनावी राजनीति में अमित ठाकरे की एंट्री ठाकरे खानदान के लिहाज से बड़ी घटना है, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, हल्के में टाल दिया। सर, अमित ठाकरे चुनाव लड़ने वाले माहिम विधानसभा में सबको अधिकार है चुनाव। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि क्या उद्धव ठाकरे ने माहिम सीट पर अपने भतीजे को वॉकओवर नहीं दिया, और क्या वर्ली विधानसभा सीट पर राज ठाकरे आदित्य के लिए बड़ा दिल दिखाएंगे।
ये माहिम क्षेत्र ये वही क्षेत्र है जिसमें शिवाजी पार्क आता है, जहां शिवसेना की स्थापना 1966 में हुई थी। ये वही क्षेत्र है जहां शिवसेना भवन यानी कि शिवसेना का जो मुख्यालय है वो भी आता है। ये वही माहिम है जहां राज ठाकरे को मानने वाले कई वोटर हैं, जहां से राज ठाकरे के उम्मीदवार नितिन सरदेसाई ने भी जीत दर्ज की थी। अभी अमित ठाकरे वहां से अपना चुनावी दौर शुरू करेंगे, तो बड़ा रोचक टर्न आ गया है। वैसे माहिम सीट पर अमित ठाकरे का असली मुकाबला शिवसेना के सदा सरवणकर से होने वाला है, जिन्होंने ठाकरे ब्रांड को खारिज किया और बाल ठाकरे की कही पुरानी बातों का जिक्र छेड़ दिया। बाला साहब ने जितने भी राजनीति किए, उन्होंने कभी इलेक्शन के लड़े नहीं, और उनका सोच भी यही था ठाकरे फैमिली से कोई इलेक्शन लड़ेगा नहीं। लेकिन उसके बाद आदित्य जी लड़े, उद्धव जी मुख्यमंत्री बने, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अमित जी आ रहे, तो उसमें वो कोई गलत तो है ही नहीं, लोकशाही है, जिसको भी इलेक्शन लड़ना है लड़ सकते हैं। इसीलिए कुछ भी हो सकता है का इंतजार शायद राज ठाकरे को भी है, क्योंकि चाचा से मतभेद के बाद 2005 में शिवसेना छोड़ने के बाद राज ठाकरे ने 2006 में अपनी पार्टी तो बना ली, लेकिन 18 सालों बाद भी ना तो सत्ता तक पहुंचे, ना पार्टी का प्रभाव मुंबई और नासिक से आगे ले जा सके। अब सवाल बेटे के भविष्य का है, जो राज ठाकरे की पार्टी का भी भविष्य तय कर सकता है। बड़ी खबर आपको दे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस से दिल्ली लौट गए हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद दिल्ली लौटे हैं पीएम मोदी। कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। रूस के राष्ट्रपति समेत कई नेताओं से द्विपक्षीय वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है, और 5 साल के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उन्होंने बातचीत की। कजान में ब्रिक्स समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग मिले, तो दोनों की गर्मजोशी 5 साल पहले हुई 1-to-1 मुलाकात जैसी ही दिखी। इसके बाद 1 घंटे द्विपक्षीय बातचीत हुई। राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा, हम 5 साल बाद औपचारिक रूप से मिल रहे हैं। हमारी बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। जिनपिंग की तरह ही पीएम मोदी ने भी एलएसी पर समझौते का स्वागत किया और कहा, भारत और चीन के अच्छे संबंध वैश्विक शांति और प्रगति के लिए भी जरूरी हैं। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। बैठक के बाद विदेश सचिव ने बातचीत का ब्यौरा दिया। कहा, सीमा पर शांति और सौहार्द के लिए दोनों देश बातचीत करते रहने पर सहमत हैं। मेरा सवाल ये है कि आज प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि भारत और चीन के बीच रिश्ते अब सामान्य हो गए हैं, और इसी से जुड़ा हुआ कि क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? सामान्य रिश्ते बनाने के लिए, उनको वापस एक सामान्य रास्ते पे लाने के लिए वो यात्रा एक तरह से चल पड़ी है। हम दोनों के बीच आगे चल के प्रोसेस होगा, प्रतिक्रिया होगी, उससे ट्रस्ट, हमारी आशा है कि उससे ट्रस्ट बढ़ेगा। इससे पहले ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने बिना नाम लिए चीन को आतंकवाद पर उसके दोहरे रवैये के लिए घेरा। मोदी ने पाकिस्तान और आतंकवादियों को बचाने वाली चीन की वीटो पॉलिसी पर भी निशाना साधा। चलिए, स्पेशल रिपोर्ट में वक्त है बड़ी खबर का। राजस्थान उपचुनाव के लिए कांग्रेस के 7 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। झुंझुनू से अमित ओला, दौसा से दीन दयाल बैरवा को टिकट मिला है। देवली उनियारा से कस्तूर चंद मीणा को प्रत्याशी बनाया गया है। खीवसर से रतन चौधरी, 84 से महेश रोत, सलूंबर से रेशमा मीणा को टिकट मिला है। रामगढ़ से आर्यन और जुबैर कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो देखिए, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लिस्ट के साथ। ये नाम आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। राजस्थान उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 7 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। कौन से वो बड़े नाम, कौन से चेहरे और कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो हमने आपको दिखाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।